चलो शुरू करें। तो हमने कल क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसका हमने हाइपोसिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन सब देख लिया था। अब मैं क्या करती हूँ, थायराइड ग्लैंड को पलट देती हूँ। जब मैं दूसरी साइड से देखूंगी थायराइड ग्लैंड को, तो मुझे फोर कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स दिखेंगे। जैसे ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है। इसको मैंने क्या कर दिया? पलट दिया। मतलब मैं पीछे से देख रही हूँ तो मुझे क्या दिखेंगे? छोटे छोटे फोर ग्लैंड्स दिखेंगे ऐसे। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? इन्हीं ग्लैंड्स को बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड। समझ आया? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। थोड़ा तो आइडिया मिल गया होगा कि क्या होता है इस ग्लैंड में, क्योंकि जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे थे उसमें मैंने पैराफॉलिक्यूलर सेल्स बताए थे, उसका फंक्शन बताया था। तब मैंने थोड़ी सी जिक्र की थी पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने क्या बोला था कल? अच्छा, पैराथायरॉयड थायरोक्सिन सिक्रीट करते हैं। क्या बताया था मैंने कल? हाँ बताओ। ब्लड कैल्शियम को, ओहो, हाँ ठीक है। हाँ, ब्लड कैल्शियम को कम कर रहा था। कौन कम कर रहा था? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। ये उसका मैंने बताया था एंटागोनिस्टिक में वर्क करते हैं। मतलब वो क्या कर रहे थे? कैल्शियम लेवल को ब्लड, मतलब कैल्शियम को ब्लड में से कहाँ भेज रहे थे? बोन में भेज रहे थे। अब उसका अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड? ये बोन में से कैल्शियम को ब्लड में भेज देगा, है ना? यही हुआ उसका अपोजिट। तो चलो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये भी एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। समझ आया इतना कि ओरिजिन कहाँ से होगा? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अगर पोजीशन की बात करें कि कहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड में ही प्रेजेंट है। कितना होता है? तो क्या लिखूंगी मैं? प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। यही मतलब हुआ। तो प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने दूसरी चीज क्या बताई थी कि इनका नंबर कितना है? फोर। फोर बोल लो या फिर टू पेयर्स बोल लो। तो कितने प्रेजेंट होते हैं? टू पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वन पेयर इन ईच लोब, ठीक है। एक पेयर इस लोब में होगा तो एक पेयर इस लोब में होगा। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ूं। अब ये रिलीज क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। थायरॉयड हार्मोन, दैट इज पीटीएच, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है? ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, ठीक है, इसका कोई और नाम नहीं है, यही है। ये क्या रेगुलेट करेगा? किसको रेगुलेट करेगा? कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। अगर इसके फंक्शंस की बात करूं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया कि ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज ही तो कर रहा है। तो फर्स्ट क्या हो गया? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगी? हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब, हाइपर मींस ज्यादा, कैल्सीमिया वर्ड, ईमिया वर्ड आया है ब्लड से, और कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज्यादा है, इसलिए क्या बोल रही हूँ मैं? हाइपर कैल्सीमिया। समझ आया? जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना, अनीमिया, कैल्सीमिया, ठीक है, लाइकोसीमिया, सेम ऐसे ही। तो हाइपर मतलब कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज्यादा हो रहा है, यही मतलब हुआ ना इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, ये क्या करता है? हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोफॉस्फेटेमिया का मतलब क्या होगा? जैसे इसका था ऐसे ही मुझे बताओ। हाइपोफॉस्फेटेमिया, फॉस्फेट का लेवल ब्लड में कम करेगा, तो ये क्या कर रहा है? डिक्रीज दी
ब्लड फॉस्फेट लेवल। ठीक है, देखो हाइपो मीन्स कम, फॉस्फेट हमें पता है फॉस्फेटेमिया मतलब ब्लड की बात हो रही है, मतलब ब्लड में फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज कर रहा है, तो उसको क्या बोलूंगी मैं, हाइपोफॉस्फेटेमिया। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है कि ये हीमोस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब मैंने बहुत बार बताया, होम्योस्टेसिस का मीन्स कि ब्लड में चीजों को बैलेंस करना। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो पीएच हो सकता है, वो कोई आयन हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हीमोस्टेसिस किस किस का करवा रहा है, कैल्शियम का करवा रहा है, और किसका करवा रहा है, फॉस्फेट का करवा रहा है। समझ आया? ठीक है, कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे करवा रहा है कि सपोज अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया तो कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा, अगर सपोज फॉस्फेट का लेवल ब्लड में बहुत इंक्रीज हो गया तो फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज कर देगा। समझ आई बात? तो ये क्या कर रहा है, होम्योस्टेसिस कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछने वाली हूँ, ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब मुझे बताओ कि ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑस्टियोक्लास्ट? बोन सेल के टाइप होते हैं, हाँ, तो ये एक बोन सेल का टाइप है। देखो ये मैंने दो जगह पढ़ाया है ऑस्टियोक्लास्ट, एक बार मैंने पढ़ाया था जब मैं बोन पढ़ाया था मैंने, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। सेकंड टाइम मैंने पढ़ाया था जब मैं क्या पढ़ा रही थी, मसल्स पढ़ा रही थी, मसल्स में डिसीज एंड डिसऑर्डर्स पढ़ा रही थी, वहां पे मैंने इसको डिस्कस किया था ऑस्टियोक्लास्ट को। तो बताओ क्या होता है ऑस्टियोक्लास्ट? ये तो दिया ने बता दिया कि ऑस्टियोक्लास्ट इज द टाइप ऑफ बोन, बट ऑस्टियोक्लास्ट होता क्या है, करता क्या है, वो मुझे कौन बताएगा? क्या कर पाता है, रीमोल्डिंग? रीमोल्डिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? बस ऐसे ही देख के नहीं बोलना होता है। देखो ऑस्टियोक्लास्ट का वर्क होता है कि वो बोन्स में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेज देगा। ठीक है, हमने बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, दैट इज ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट का वर्क होता है कि वो जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड में उसको डिक्रीज करता है और उस कैल्शियम को वो बोन में भेज देता है फॉर दी, किसके लिए, क्या करेगा ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट, बोन में जाके बोन की फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, उस बोन को हार्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बट ऑस्टियोक्लास्ट उसका अपोजिट फंक्शन करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, बोन में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेज देंगे। समझ आया? तो इसका काम ही क्या है, पैराथायराइड हार्मोन का, कि बोन में से कैल्शियम मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। तो इंक्रीज कौन करवाएगा, असलियत में इंक्रीज करवा तो ऑस्टियोक्लास्ट ही रहे है ना। हार्मोन किस पे वर्क करेगा, हार्मोन वर्क करेगा इस ऑस्टियोक्लास्ट पे। फिर ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे और बोन में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेज देंगे। समझ आई बात? समझ आया? तो क्या कर रहा है, पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट पे वर्क कर रहा है और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब और क्या फंक्शन होगा इसका, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को तो इंक्रीज कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये स्टिमुलेट कर रहा है कि रीनल रीएब्जॉर्प्शन हो सके कैल्शियम का। मींस कौन बता रहा है मुझे, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। रीएब्जॉर्प्शन होता है ना रीनल टिब्यूल में इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कैल्शियम क्या हो, एक्सक्रीट ना हो पाए यूरिन के साथ, तो कैल्शियम को वापस रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में भेज देगा, तो ऐसे करके भी ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। समझ आई बात? और क्या करेगा ये, अब हम सपोज खाना खा रहे हैं, अब हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें भी तो हाई अमाउंट में कैल्शियम होता है ना, सपोज पनीर टिक्का खा रहे हो, ठीक है, अगर कोई एगिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग खाता है, एग में
पनीर टिक्का में, मतलब पनीर में, मिल्क में, इन सब में क्या है, कैल्शियम है। अब सपोज उसने ये इनटेक किया तो उसके फूड में मतलब कैल्शियम है, तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्टमक इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ था, तो इंटेस्टाइन क्या करेगी, इंटेस्टाइन भी अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देगी कि वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को एब्सॉर्ब कर पाए। ठीक है, समझ आई बात? तो इंटेस्टाइन क्या करेगी, एब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। समझ आया क्या कर रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन क्या कर रही है, उस कैल्शियम को एब्सॉर्ब कर ले रही है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना? तो ऐसे करके ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इतना नोट कर लो। फिर हम पढ़ेंगे हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड। तो क्या ये फंक्शंस, हो गया सबका नोट? अब हम आते हैं कि अगर यही पैराथायराइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाए, मतलब क्या हो जाए, हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, टिटेनी हाइपोकैल्सीमिया मींस, टिटेनी पढ़ के आए होगे जब मैंने मसल्स एंड बोन्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, स्केलेटल सिस्टम वगैरह ये सब उसके डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस पढ़ाई थी, उसमें मैंने टिटेनी बताया था। ठीक है, तो वही टिटेनी है। ठीक है, तो समझ आया क्या हो जाएगा, टिटेनी हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। इस टिटेनी हाइपोकैल्सियम कैल्सीमिया में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल मतलब ब्लड कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। अगर ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट कम हो गया, मतलब डेफिशिएंसी हो गई कैल्शियम की इन ब्लड, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब हमें पता है नर्व्स को मसल्स को कैल्शियम की जरूरत है। अगर नर्व्स को कैल्शियम नहीं मिलेंगी, अच्छा बताओ चलो, नर्व्स को कहाँ भी कैल्शियम की जरूरत है, बोलो? अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया है। नर्व्स को कैल्शियम की कहाँ पे जरूरत है? हाँ, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे तो सिग्नल आगे कैसे पहुंचेंगे, तो सिग्नल को ट्रांसमिट कराने के लिए कैल्शियम रिक्वायर है। उसी के साथ साथ तो कैल्शियम कहाँ कहाँ रिक्वायर है, नर्व सेल के लिए, उसी के साथ साथ मसल्स में भी जरूरी होता है। मसल्स में क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ उसमें कैल्शियम होगा, अगर कैल्शियम नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए ही कैल्शियम का लेवल बहुत जरूरी है। तो अब क्या है, अगर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया तो नर्व्स को और मसल्स को, ठीक है, कैल्शियम नहीं मिल पाएगी। जब कैल्शियम नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन होगी, और क्या आएंगे, क्रैम्स आएंगे, और अच्छे से ना मसल्स अपना वर्क कर पाएंगे ना नर्व्स अपना वर्क कर पाएंगे। समझ आया इतना? समझ आया? अब आते हैं नेक्स्ट, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयड मींस कि अगर अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको हाइपर पैराथायरॉयड बोलेंगे। अब इस केस में कौन सी डिसीज हो जाती है, वो हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नेम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ऑस्टियो वर्ड किससे रिलेट है, बोन से। पोरोसिस का मतलब कैसी हो गई, पोर्स आ गए, मतलब वीक हो गई। तो अगर क्या हाइपर पैराथायरॉयड का लेवल इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेगी, ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी, तो उसकी वजह से
जो ऑस्टियोक्लास्ट है उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जितना जरूरी है उससे ज्यादा वो क्या लेने लगेंगे, बोन से, ओहो बोन थोड़ी मोटी हो गई, तो वो क्या करने लगेंगे, बोन से कैल्शियम लेने लगेंगे। ठीक है, बोन से कैल्शियम लेके कहाँ भेज देंगे, ब्लड में भेज देंगे। अगर जरूरत से ज्यादा कैल्शियम निकल गई बोन से तो बोन्स कैसी हो जाएंगी, बोन्स बिकम ब्रिटल एंड वीक। समझ आया, तो उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत, समझ आया। हाइपोसिक्रीशन एंड हाइप, फिर से बताऊं, दोनों बताऊं, हाइपो एंड हाइपर। देखो हाइपो में, अच्छा हाइपर, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है पैराथायराइड हार्मोन का, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपर पैराथायराइडिज्म में जो डिसीज होगी वो होगी ऑस्टियोपोरोसिस। हमें पता था कि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अगर बहुत ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन है तो वो जरूरत से ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। जब अगर बहुत ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो वो क्या करेगा, नॉर्मली थोड़ा से अमाउंट में कैल्शियम को ब्लड में भेज रहा है। ठीक है, बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेज दे रहा है। बट अगर ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है तो वो जरूरत से ज्यादा कैल्शियम को कहाँ भेज देगा, ब्लड में भेज देगा। अब कैल्शियम निकल गई बोन से, ठीक है, अब कैल्शियम बोन्स में बहुत कम हो गई तो उसकी वजह से बोन्स कैसी हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी और वीक हो जाएंगी। समझ आया, ठीक है, यही था। तो यहाँ पे हमारा पैराथायराइड ग्लैंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम ग्लैंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड, तो पहले ये नोट करो। हाइपो, चलो हो गया। अब आते हैं एड्रेनल ग्लैंड पे। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी की टिप पे। ये क्या है, किडनी महाराज। ठीक है, अब देखो, जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, लिख लेते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, टिप ऑफ ईच किडनी, कितनी होती है, वन इन नंबर, टू इन नंबर, सॉरी वन पेयर या टू इन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज कि जो ये एड्रेनल ग्लैंड है इसको दो रीजन में डिवाइड किया गया है। तो जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको दो रीजन में डिवाइड किया गया है, दैट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। ठीक है, अब जो कॉर्टेक्स होता है वो ओरिजिनेट होता है एक्टोडर्म से। समझ आया, बट जो एड्रेनल मेडुला है वो ओरिजिनेट होता है मीजोडर्म से। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत इतने में, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दोनों पार्ट अलग अलग जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। जो कॉर्टेक्स रीजन है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, जो मेडुला रीजन है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। पहला पॉइंट समझ आया। अब दूसरा पॉइंट, जो कॉर्टेक्स, सॉरी जो मेडुला, एक मिनट, जो कॉर्ट उल्टा कर दिया मैंने, रुको इरेज ही कर देती हूँ। ओहो, बता रही हूँ। देखो क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता है, जब देखो फीटस बन रहा होता है ना, तो जब फीटस बनता है तो सबसे पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती है, बाद में जाके मीजोडर्म बनती है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब एड्रिनल ग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो बाद में बनता है, क्योंकि वो मीजोडर्म मतलब पहले आधा बन जाता है उसके बाद आधा बनता है, ऐसे करके। समझ आया,
मतलब पहले 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 मेडुला, पहले अंदर का रीजन बन गया, ठीक है। उसके बाद जो मीजोडर्म जम्प लेयर होती है वो उसका बाहर वाला रीजन बना देगी, ऐसा होता है। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी दिया? हाँ, पूरी बॉडी ऐसे बनती है, मैंने जब जर्म लेयर पढ़ाया था तब भी बताया था, उन जर्म लेयर से ऐसे बॉडी बन गई, जर्म लेयर्स बन गई, ठीक है। जर्म लेयर्स भी पता है कैसे बनती हैं? इनर सेलुलर मास होता है, जैसे क्या बनता है, एक सॉरी गैस्ट्रोलेशन स्टेज आती है। उस गैस्ट्रोलेशन स्टेज में क्या होता है, सेल्स थे, अब उन सेल ने एक बाहर की लेयर बना ली जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और अंदर वो सेल इकट्ठे हो गए बहुत सारे, जिसको इनर सेलुलर मास बोलते हैं। वो जो इनर सेलुलर मास होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है स्टेम सेल वाली। अब ये स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल वो सेल होते हैं जो कोई सा भी सेल बना सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। समझ आया? स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स आर दो सेल विच कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी सेल, मतलब कोई से भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, कोई सा भी सेल बना सकते हैं। अब वही स्टेम सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट होके तीन लेयर्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले बनती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बीच में आके मीजोडर्म, मतलब बीच में मीजोडर्म आ जाती है बाद में। अब क्या हो गया, तीन जर्म लेयर्स बन गई। मैंने बताया था फेथ होता है हर एक सेल का, फेथ का मतलब किस्मत, ठीक है, कि ये वाले सेल आगे जाके यही चीज फॉर्म करेंगे। तो क्या होते हैं कि कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, ये आप पढ़ोगे जब आप मास्टर्स में जाओगे, अगर एमबीबीएस में भी आ जाता है, और अगर आप एमएससी कर रहे हो उसमें भी आप पढ़ोगे, बीएससी तक भी नहीं पढ़ाते। तो इसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स बनते हैं, वो एंजाइम्स एक्ट करते हैं उन जर्म लेयर्स के सेल पे, और उसी के थ्रू ये सब ऑर्गन्स और ये सारे ग्लैंड्स वगैरह बनते हैं, तो ये सब चलता है। तो देखो क्या होता है कि एक्टोडर्म थी, एक्टोडर्म ने आके क्या किया, बीच वाला रीजन बना दिया, ठीक है। जो मीजोडर्म थी, मीजोडर्म ने क्या किया, बाद में आके उसका बाहर वाला रीजन बना दिया। तो पहले बीच वाला रीजन बनता है, डेट इज मेडुला, उसके बाद बाहर कॉर्टेक्स रीजन बन जाता है। तो ऐसे करके पूरा एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट हो जाता है। बट क्या होता है, ये दोनों कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन दोनों सेम हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते। मेडुला केवल और केवल 10 to 20% हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वहीं कॉर्टेक्स की बात करूं तो ये 80 to 90% हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, सब सिंथेसाइज करता है। समझ आई बात? इतना समझ आया? तो हम दोनों, अब हम पढ़ेंगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन को रिलीज कर रहा है, एड्रिनल मेडुला कौन कौन से हार्मोन को रिलीज कर रहा है। अब जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, इतने में किसी को कोई दिक्कत? तो मैं आगे बढ़ूं, वरना पहले इसी को ही एक बार फिर से बता देती हूँ। आगे बढ़ूं? ठीक है चलो। अब क्या करती हूँ, ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये 3 लेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे करके 3 लेयर्स बनी, जरूरी नहीं है ये रेनबो जैसे ऐसे ही कलर्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं कलर्स। अब ये क्या है, ये कौन सी लेयर है, ये है जोना, का मतलब पता ही है, जोन, जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर लेयर होती है, ठीक है। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर कौन सी होती है, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है जोना रेटिक्युलरिस। इतना समझ आया? आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर जोना फेसिकुलेटा, एंड इनर लेयर जोना रेटिकुलरिस। इतने में किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वो सिक्रीट करता है मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन, मतलब कॉर्टिकॉइड। जो जोना फेसिकुलेटा होता है वो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है।
और जो जोना रेटिकुलरिस है वो सिक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब मुझे बताओ इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इतने में? एड्रिनल ग्लैंड 3 लेयर से बना होता है। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं, जो मिडिल लेयर होती है उसको जोना फेसिकुलेटा बोलते हैं, एंड जो इनर लेयर होती है उसको जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, एंड जोना रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, दैट इज कॉर्टिकॉइड्स, है ना? तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो भी हार्मोन रिलीज करते हैं, उन हार्मोन्स को हार्मोन ना बोल के क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। इसीलिए हर जगह कॉर्टिकॉइड लिखा हुआ है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। समझ आ गया इतना? अब मुझे बताओ इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। अब हम एक एक करके ये सारे हार्मोन्स को पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला हार्मोन है वो है, या फिर ऐसे लिख लेती हूँ, कौन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो कौन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है? जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मिनरलो, ओहो, एन ई आर एम आई एन आर, कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है ना? ठीक है ना? इतने में कोई दिक्कत? अब देखो इसका काम क्या होता है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। अब देखो ये किसको बैलेंस करेगा? ये बैलेंस करेगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को, क्योंकि मिनरल वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होते क्या है? मिनरल्स ही होते हैं। तो किसको रेगुलेट करेगा? रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी। समझ आया? इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड्स मींस हार्मोन, मिनरलो मतलब मिनरल, तो ये मिनरल हार्मोन मतलब कुछ मिनरल पे वर्क कर रहे हैं। तो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब, इन वाटर में भी मिनरल्स होते हैं, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें को रेगुलेट करेंगे, मतलब उनके बैलेंस को रेगुलेट करेंगे। अब दूसरी चीज, ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं एल्डोस्ट्रॉन। ठीक है, तो एल्डोस्ट्रॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। आप एल्डोस्ट्रॉन पढ़ के आए हो, बताओ कहाँ पढ़ा है एल्डोस्ट्रॉन? कहाँ पढ़ के आए हो एल्डोस्ट्रॉन? बोलो। सर्कुलेशन में? कोई और बताएगा? एक्सक्रीशन में? याद आ गया कहाँ पढ़ा था? रास में पढ़ा था। याद आया कुछ कुछ? रास में पढ़ा था। ठीक है, एल्डोस्ट्रॉन रिलीज हो रहा था। एल्डोस्ट्रॉन क्या करवा रहा था? सोडियम का जो रीएब्सॉर्प्शन था वो क्या करवा रहा था? इंक्रीज करवा रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ वाटर का करवा रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? उसकी वजह से क्या हो रहा था? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जीएफआर इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। याद आ गया? तो एल्डोस्टेरोन करता क्या है? किस पे एक्ट करेगा? एक्ट मेनली एट रीनल टिब्यूल। ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। बट एक्सक्रीशन किसका करवाएगा? एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। समझ आया ना? ठीक है, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है? और एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा? बाकी इलेक्ट्रोलाइट का भी मेंटेनेंस करवाता है।
मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस करवाएगा, ठीक है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का भी, है ना, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रहा था। रात में हमने क्या देखा था, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम की वजह से ही तो जीएफआर इंक्रीज हो रहा था, तो वही हो गया, ठीक है। तो और क्या करवाएगा, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ये सब मैंने पढ़ाया है। और किसका मेंटेनेंस करवाएगा, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो, है ना। और क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। समझ आ गई ये सारी बातें, एल्डोस्टेरोन क्या क्या करवा रहा है। अब मुझे बताओ, इतने में कोई दिक्कत, ठीक है। इसीलिए ये इन सबके कामों को देख के ही एल्डोस्टेरोन का कुछ नाम रखा गया, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का कुछ नाम रखा गया, क्या बोला गया, इसीलिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन को, एल्डोस्टेरोन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। व्हाट डू यू मीन बाई रिटेनिंग, सॉल्ट रिटेनिंग, सॉल्ट रिटेनिंग मतलब सॉल्ट को वापस रिटेन करना, मतलब वापस लाना। तो क्या कर रहा है, सोडियम को वापस रीअब्सॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, और भी इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब कर ले रहा है। तो मतलब ये सारे क्या है, सॉल्ट ही तो है, NaCl को कर रहा है, तो क्या कर रहा है, उसको वापस ला रहा है, तो इसलिए इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। क्योंकि ये क्या कर रहा है, सोडियम का लेवल इंक्रीज कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब मुझे बताओ, इतने में कोई दिक्कत, पहले इतना नोट कर लो, यहाँ से नोट करना है ना। इतना लो, इतना कर लो स्टार्टिंग से, ये लो। हो गया, कोई दिक्कत इतने में। जोना फेसिकुलेट एंड जोना रेटिकुलरिस रह गया है, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हाँ है दिक्कत क्या, क्या है, अच्छा नहीं है, मुझे हाँ सुनाई दिया कि है दिक्कत। और किसी में कोई और डाउट हो तो वो पूछ लो। अच्छा ठीक है, बता रही हूँ, रुको।
अभी रुको, वहां पे पहुंच जाते हैं। ये रहा। देखो क्या होता है, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में उस हार्मोन को बोला जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज एलएच। बट अगर मैं मेल की बात करूं, हार्मोन वही है, बस नेम बदल गया। उसको क्या बोलूंगी अब मैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये जो फॉलिकल्स है ना, उनसे बना होता है ये। ठीक है। बट इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसलिए बोलती हूँ कि देखो ये क्या है, हमें पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा बहुत कुछ पता है उसके बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जो गैमीट का प्रोडक्शन करता है, तो वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस में भी कहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन होता है, मींस कहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है। अब अगर मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को जूम करके देखूं, मतलब मैंने क्या किया, टीएस ले लिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, तो ये यहाँ पे मुझे कुछ सेल्स दिखेंगे, उनका नाम है सर्टोली सेल। ये क्या है? सर्टोली सेल्स। ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। यही आगे जाके क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे। ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटोजुआ बन जाएगा, फिर स्पर्म बन जाएगा। अब उसी के साथ साथ ये जितना भी स्पेस बचा, ठीक है, हमें पता है जो सेल के बाहर का स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल बोलते हैं। तभी तो हम वर्ड यूज करते थे इंटरस्टिशियल। अगर फ्लूड है सेल के बाहर तो हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूड बोलते थे। ऐसे ही जो सेल के बाहर स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। अब उस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट है, उनको क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स बोलते हैं। अब वो लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो समझ आया? तो वो सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? उस इंटरस्टिशियल में प्रेजेंट है, इसलिए उसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। आई बात समझ? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ही दूसरा मतलब जो है वो मतलब हार्मोन है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लीडिंग सेल प्रोड्यूस कर रहा है। इतनी बात समझ आई? तो ये था। अगर मैं मेल की बात करूं तो लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन। ठीक है। यही टेस्टोस्टेरोन क्या करवाएगा? मेलनेस को लाता है। मेलनेस मतलब जो भी मेल वाले करेक्टर्स हैं बॉडी में, वो सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से आएंगे। ठीक है। फीमेल में उसको क्या बोलेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलेंगे। ये फीमेल में क्या करवाता है? देखो क्या होता है, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो गया? ओवरी, क्योंकि ओवरी में ही गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ओवरी में क्या होता है, जैसे ये स्पर्मेटोगोनियम थे जो स्पर्म बनवा रहे थे, ऐसे ही ओवरी में क्या होते हैं? oogoनियम होते हैं। अब क्या होता है, oogoनियम के बाहर सेल्स आके इकट्ठे हो जाते हैं। वो सेल्स धीरे धीरे डिवाइड करते रहते हैं और अपना लेयर्स बढ़ाते रहते हैं। लेयर्स बढ़ते बढ़ते लेयर्स बढ़ेंगी, लेयर्स बढ़ने के बाद बीच में क्या आ जाता है? जैसे ये क्या हो गया, ये प्राइमरी वो सेकेंडरी oocyte हो गया। ठीक है। लेयर्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया। बीच में क्या हो गया? स्पेस हो गया। मतलब हर जगह क्या है? ये सेल्स प्रेजेंट है, फॉलिक्यूलर सेल्स, बस इस एरिया को छोड़ के। जो ये स्पेस बचा इसको बोलते हैं एंट्रम। तो जब फुली तरी एंट्रम मतलब वो स्पेस जिसमें क्या है? फ्लूइड है, तो उस स्पेस को बोल रहे हैं एंट्रम। तो ये जो प्रॉपर ये वाला स्ट्रक्चर जो बना, इसको क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, या फिर इसको मैच्योर फॉलिकल भी बोल सकते हैं। अब ये मैच्योर फॉलिकल क्या होता है? हमने सर ने अभी पढ़ाया था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 डेज की साइकिल है, तो उसमें जो 14th डे होता है या 15th डे होता है, उस पे क्या होता है? ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। जब ये रप्चर टूट गया तो टूटने की वजह से क्या हो जाता है? फॉलिकल तो टूट जाता है। फॉलिकल तो टूट गया और बाहर क्या निकल गया? oocyte निकल गया। अब ये oocyte तो चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, बट ये तो रप्चर्ड फॉलिकल रह गया ना। तो यही रप्चर फॉलिकल क्या बना लेता है? आगे जाके एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। समझ आई बात? अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ हार्मोन को रिलीज करेगा, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। समझ आई इतनी बात? किसको रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन और तो सीधे सीधे जो एलएच है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होंगे तभी तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तभी तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन निकलेगा। समझ आई बात? तो मेन तो काम क्या हो गया एलएच का, कि ये ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करवा।
और किसको बाहर निकलवा रहा है, मतलब कौन से हार्मोन का सिंथेसिस करवा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, ये था। वैसे ये सारी डिटेल इतना सब मैंने बताया कि ऐसे ग्राफियन फॉलिकल बनता है, एंट्रम वेंट्रम, ये सब वैसे 12th क्लास में है। हाँ, नहीं, वो किसी भी ओवरी से हो सकता है। एक मंथ में केवल एक ही एग रिलीज होगा, अब चाहे वो राइट वाली ओवरी से रिलीज हो, चाहे लेफ्ट वाली ओवरी से रिलीज, किसी भी ओवरी से रिलीज हो सकता है। दो नहीं होंगे, दो एग नहीं रिलीज होते हैं, होगा एक ही एग रिलीज। ठीक है, किसी किसी कंडीशन में दो एग रिलीज हो जाते हैं। किसी ने वो वाली मूवी देखी है, अभी रिलीज हुई थी थोड़े टाइम पहले, जिसमें विकी कौशल है और वो तृप्ति है। कौन सी न्यूज है, बैड न्यूज है, गुड न्यूज है, क्या है? बैड न्यूज ही है। हाँ, बैड न्यूज है। तो उस बैड न्यूज में क्या हुआ था, उस तृप्ति को एक डिसऑर्डर हो गया था। ठीक है, वो केवल डिसीज केस में ही ऐसा होता है, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या हुआ था, तृप्ति ने, मतलब तृप्ति के यूट्रस में क्या हुआ, एक दोनों ओवरी से एक एक एग रिलीज हो गया, तो मतलब दो एग रिलीज हो गए थे। तो क्या हुआ, अम, अब दो एग रिलीज हो गए, तो क्या हुआ, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों एग का फर्टिलाइजेशन, ऐसा हुआ, अलग अलग स्पर्म से। तो उसमें एक स्पर्म उसके थे, विकी कौशल के, एक स्पर्म वो पंजाबी था ना उसके थे। तो ऐसे करके, तो उस डिसीज में ऐसा होता है कि दो एग एक साथ रिलीज होते हैं, वरना नॉर्मली केवल एक टाइम पे एक ही एग रिलीज होगा। अब वो किसी भी ओवरी से रिलीज हो सकता है। हाँ, और किसी को कोई डाउट?